Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 2 of the chapter Accounting Ratios. We will be discussing topic 2 now. In this topic, we will discuss about meaning and type of liquidity ratios, which are current ratios and liquid ratio. We will discuss formulas of these ratios and its components and explain these ratios with the help of few practical examples. Liquidity ratios. Meaning, what is the meaning of the liquidity ratios? The term liquidity ratio refers to the ability of the company to meet its current liabilities. Liquidity शब्द का मतलब है कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज को पे करने की कितनी एबिलिटी है. Liquidity ratios are financial ratios that help in analyzing the ability of business entity to meet its short-term obligations or liabilities. लिक्विडिटी रेशियोज ऐसी फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने की एबिलिटी का एनालिसिस करने में मदद करती है. लिक्विडिटी रेशियोज मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू फुलफिल शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स आउट ऑफ इट्स लिक्विड एसेट्स. स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी रेशियोज कंपनी की अपनी करंट एसेट्स से शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने की एबिलिटी को मेजर करता है या मापता है. These are analyzed by looking at the amount of current assets and current liabilities in the balance sheet. Liquidity ratios कंपनी की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को रेफर करके एनालाइज की जाती हैं. हायर रेशियो मींस बेटर कैपेसिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन. स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी रेशियो जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी होती है और जितनी ज्यादा हो सो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने की कंपनी की उतनी ही बढ़िया कैपेसिटी होती है. लिक्विडिटी रेशियो स्टूडेंट्स कितने टाइप की होती हैं? ये जनरली दो टाइप की होती हैं. एक है करंट रेशियो और दूसरी है लिक्विड रेशियो. स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी रेशियोज कंप्यूट करने के लिए जो कि करंट रेशियोज हैं एंड लिक्विड रेशियोज हैं, इनको कंप्यूट करने के लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो कि हमने आपको चैप्टर 10 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी में समझाया था, वो आपको अपने दिमाग में रख के चलना है. और आपको ये पता है कि लिक्विड रेशियो जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रेफरेंस में ही निकाली जाती है. सो आपको करंट एसेट्स के जितने भी सब हेड्स हैं, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म नोट्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, ये आपको जो है याद होनी चाहिए. इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज के जो सब हेड्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आपको याद रहने चाहिए. सो अगर आपको ये मेन हेड और सब हेड स्टूडेंट्स याद हैं तो आपको जो है जो लिक्विडिटी रेशियोज है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, इसको निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. करंट रेशियोज meaning. What is the meaning of the current ratios? The current ratios measures the ability of a company to pay its current liabilities using its current assets. A higher current ratio indicates that the company has sufficient current assets to meet its current liabilities. करंट रेशियो किसी कंपनी की करंट एसेट्स का यूज करके अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने की एबिलिटी को मेजर करता है. और जितनी करंट रेशियो हायर होगी वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं ताकि जो भी उसकी करंट लायबिलिटीज है उसको जो है वो पे कर सके. फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है करंट रेशियो का? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स स्टूडेंट्स हम लेंगे बैलेंस शीट में से और उसको जो है करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट रेशियो मिल जाती है. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स. और करंट एसेट्स का जो है फॉर्मूला है करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग स्टोर एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स नेट ऑफ प्रोविजंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स का जो फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज करना है करंट रेशियो निकालने के लिए, उसमें हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में रेफर करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स का नंबर पिक कर लेंगे और उसके बाद इन्वेंट्रीज का नंबर पिक करेंगे. लेकिन हमने क्या करना है? स्टोर एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स को इग्नोर कर देना है. हमने इसको इन्वेंट्रीज में इंक्लूड नहीं करना है. इसी तरीके से जो है जब हमने ट्रेड रिसीवेबल्स लेने हैं तो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स नेट ऑफ प्रोविजंस लेने हैं. अगर कंपनी ने कोई भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट किया हुआ है तो उसको जो है हमने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके जो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका नंबर उठाना है. कैश या कैश इक्विवेलेंट्स क्या है वो हमने उठाने हैं.
उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस उठाने हैं और अदर करंट एसेट्स। सो इन सबको जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास करंट एसेट्स का जो है नंबर निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब हम बैलेंस शीट में रेफर करेंगे करंट लायबिलिटीज के नंबर्स निकालने के लिए। जो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं वो हमने नंबर ले लेना है, इसके साथ ट्रेड पेबल्स जो भी हैं वो हमने ऐड कर देने हैं, अदर करंट लायबिलिटीज ऐड कर देनी है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो इन्हीं चार आइटम को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज का नंबर आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में जो है हमें वर्किंग कैपिटल दी होती है और जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स करंट रेशो निकालने के लिए जो है हमारे को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रेफरेंस में ये निकालनी होती है। हमने डिस्कस किया कि करंट रेशो जो है वो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है, लेकिन जब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स हमने ध्यान रखना है कि जब इन्वेंट्रीज का नंबर हमने उठाना है तो उसके बीच में से स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को जो है हमने इग्नोर कर देना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करेंगे तो हमें ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं लेने हैं, अगर उसके बीच में कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया हुआ है सो हमें वो सब्ट्रैक्ट करके नेट ट्रेड रिसीवेबल्स ही इसको पिक करने हैं। करंट लायबिलिटीज की तरफ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो भी अमाउंट है हमने सारा एज इट इज जो है उसको पिक कर लेना है। स्टूडेंट्स करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड प्योर दैट इज 2:1। जो ये रेशियो है करंट रेशियो, इसको प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में लिख रहे हैं 2:1। द आइडियल रेंज फॉर द करंट रेशियो इज 2:1। करंट रेशियो की जो आइडियल रेंज है वो 2:1 है, यानी कि करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटीज के 2 गुना होने चाहिए। A current ratio of less than 1 indicates that the company may have difficulty meeting its current liabilities. अगर करंट रेशो 1 से नीचे पहुंच जाती है तो इसका यह मतलब है कि फर्म जो है अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में उसको जो है मुश्किलात आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हायर करंट रेशो मींस बेटर कैपेसिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। हायर करंट रेशो होगी तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी के पास अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए एक अच्छी कैपेसिटी है, बेटर कैपेसिटी है। वेरी हाई करंट रेशियो शोज फंड आइडलनेस। इसका ये मतलब भी है कि बहुत हाई करंट रेशियो भी नहीं होनी चाहिए। आइडल करंट रेशियो जैसे हमने बोला है कि 2:1 है, अगर बहुत ज्यादा हाई करंट रेशियो हो सकती है तो इसका ये मतलब है कि कंपनी का पैसा जो है करंट एसेट्स में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और फंड्स जो हैं आइडियल पड़े हुए हैं, फंड्स जो है इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। Inventories 56,000 rupees, trade receivables rupees 1 lakh, advance tax rupees 4,000, cash and cash equivalents rupees 40,000, trade payables 96,000 and short term borrowings in the form of bank overdraft 4,000 rupees। स्टूडेंट्स हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उस इन्फॉर्मेशन से जो है हमें करंट रेशो निकालनी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्वेंट्रीज 56,000 रुपए हैं, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख रुपए हैं, एडवांस टैक्स 4,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 40,000 है, ट्रेड पेबल 96,000 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है हमारी 4,000 है। सो आइए स्टूडेंट्स इसको जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब जो है करंट एसेट्स स्टूडेंट्स हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेंट्रीज जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट होती है स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स का पार्ट होती है, एडवांस टैक्स जो है करंट एसेट्स का पार्ट होता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी करंट एसेट्स का पार्ट होता है, ट्रेड पेबल स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। सो आइए सबसे पहले जो है हम अपनी करंट एसेट्स जो है क्या क्या है इस टेबल में वो हम नोट कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और एडवांस टैक्स, इसके स्टूडेंट्स हम नंबर प्लॉट कर देते हैं एक एक करके। 56,000 प्लस 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 40,000, सो इन सबको जो हमने ऐड किया तो करंट एसेट्स का टोटल आ गया स्टूडेंट्स 2 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट जो कि हमें करंट लायबिलिटीज निकालनी है। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो करंट लायबिलिटीज हैं ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं, हमारी करंट लायबिलिटीज हैं ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नंबर्स प्लॉट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल्स का है 96,000 और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का है 4,000, दोनों को ऐड किया तो करंट लायबिलिटीज का टोटल आ गया 1 लाख रुपए। अब हमारे पास करंट एसेट्स की भी इंफॉर्मेशन निकल आई, करंट लायबिलिटीज की भी निकल आई, हम सिर्फ जो है इसको जो है इक्वेशन में डालेंगे और करंट रेशो को जो है कंप्यूट कर लेंगे।
दोबारा फॉर्मूला करंट रेशो का, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हम देखते हैं तो 2 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज है हमारी 1 लाख रुपए। आइए जो है इसको प्लॉट कर लेते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख और हमारी करंट रेशो स्टूडेंट्स निकल के आ गई 2:1। लिक्विड रेशो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड रेशो? The liquid ratio is a more stringent measure of liquidity. It measures the ability of a company to meet its current liabilities using its quick assets, which includes cash, marketable securities, and accounts receivables. It is based on highly liquid assets that can be converted into cash quickly. The liquid ratio is also known as quick ratio or acid test ratio. स्टूडेंट्स, लिक्विड रेशो कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करने का एक ज्यादा स्ट्रिंजेंट या स्ट्रांग मेजर होता है। लिक्विड रेशो किसी कंपनी की क्विक एसेट्स जैसे कि कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल्स को यूज करके अपनी करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने की क्या एबिलिटी है उसको जो है मेजर करता है। यह रेशो हाईली लिक्विड एसेट्स पे बेस्ड है। हाई लिक्विड एसेट्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है कि जिनको जल्दी से जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विड रेशो को जो है क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला देखते हैं लिक्विड रेशो का क्या है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। सो फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स, लिक्विड एसेट्स की क्या डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स नेट ऑफ प्रोविजंस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको ध्यान से समझते हैं। हम बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पे स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट्स को कंप्यूट करने के लिए हमने करंट इन्वेस्टमेंट्स का नंबर पिक कर लेना है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स नेट ऑफ प्रोविजंस जो है हमने उसको पिक कर लेना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हमने पिक कर लेना है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का नंबर ले लेना है। और अदर करंट एसेट्स का जब हम नंबर देखेंगे तो उसमें जो है हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को स्टूडेंट्स एक्सक्लूड कर देना है। सो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स का नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर है स्टूडेंट्स फॉर्मूले में करंट लायबिलिटीज। ये सेम फॉर्मूला है जो हमने करंट रेशो में यूज किया था। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो इन चार आइटम्स को हम बैलेंस शीट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का नंबर उठाएंगे, ट्रेड पेबल्स का नंबर उठाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज का नंबर उठाएंगे और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नंबर उठाएंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो करंट लायबिलिटीज का नंबर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, लिक्विड एसेट्स को करंट एसेट्स के रेफरेंस में भी निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास करंट एसेट्स का नंबर दे रखा है और उसका ब्रेकअप है तो देखते हैं कि हम लिक्विड एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं। So liquid assets is also equal to current assets minus inventories minus prepaid expenses. So अगर हमारे पास current assets का नंबर है, inventories का नंबर है और prepaid expenses का नंबर है, इन तीन नंबर्स को यूज करके भी हम liquid assets निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स में से हमने इन्वेंट्रीज का नंबर माइनस कर देना है और प्रीपेड एक्सपेंस का नंबर माइनस कर देना है, हमें लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने करंट एसेट्स को जो है हमने रेफर करना है। और जब करंट एसेट्स को स्टूडेंट्स हमने रेफर करना है तो हमने इन्वेंट्रीज में जो है पूरा का पूरा अमाउंट जो है स्टूडेंट्स हमने एक्सक्लूड कर देना है। इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए थे वो हमने नेट ऑफ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स लेने हैं। और अदर करंट एसेट्स में से जो है हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है एक्सक्लूड कर देना है, माइनस कर देना है। सो ये बाकी जितने भी कंपोनेंट्स या सब हेड्स बचे हैं करंट एसेट्स के, ये जो है मेरे लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज की तरफ कोई चेंज नहीं है, चारों के चारों सब हेड्स हमने एज इट इज उठा लेने हैं। लिक्विड रेशोज, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। लिक्विड रेशो से रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। द लिक्विड रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म दैट इज 2:1। लिक्विड रेशो को जो है एक्सप्रेस किया जाता है प्योर फॉर्म में जैसे 2:1। द आइडियल रेंज फॉर द लिक्विड रेशो इज 1.5:1। जो लिक्विड रेशो की आइडियल रेंज है वो है 1.5:1। इसका ये मतलब है कि जो लिक्विड एसेट्स हैं या जो क्विक एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज के 1.5 गुना होने चाहिए कम से कम। A liquid ratio less than 1 indicates that the company may have difficulty meeting its current liabilities even if all of its current assets are liquidated. So अगर लिक्विड रेशो लेस देन 1 हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि कंपनी को अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। चाहे वो अपनी सारी की सारी करंट एसेट्स बेच भी दे तो भी जो है करंट लायबिलिटीज को पे करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाई लिक्विड रेशो मीन्स बेटर कैपेसिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। सो स्टूडेंट्स, अगर जितनी हाई लिक्विड रेशो रहेगी इसका क्या मतलब है कि कंपनी के पास एक बेटर कैपेसिटी है कि अपनी करंट ऑब्लिगेशंस या अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए उसके पास
बेटर कैपेसिटी, एक अच्छी कैपेसिटी है। वेरी हाई लिक्विड रेशियो शोज फंड आइडलनेस। इसका यह भी मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर बहुत ज़्यादा हमारी लिक्विड रेशियो हाई हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी का जो पैसा है वो करंट एसेट्स में फंसा हुआ है और वो जो है फंड की आइडलनेस को दर्शाता है कि फंड्स जो है आइडली पड़े हुए हैं, प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। Inventories rupees 56,000, trade receivables rupees 1 lakh, advance tax rupees 4,000, cash and cash equivalents rupees 40,000, trade payables 96,000 rupees and short term borrowings bank overdraft 4,000 rupees। स्टूडेंट्स हमें जो है क्विक रेशो निकालनी है और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्वेंट्रीज 56,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, एडवांस टैक्स 4,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 40,000, ट्रेड पेबल्स 96,000 और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 4,000 रुपए। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले क्विक रेशो का फॉर्मूला स्टूडेंट्स जो कि होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको पता है, ऐसी एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं क्विकली। सो आइए देखते हैं हमारे टेबल में जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन्वेंट्रीज जो है स्टूडेंट्स वो ये लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स यस ये जो है लिक्विड एसेट्स का पार्ट होते हैं। एडवांस टैक्स स्टूडेंट्स ये जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट को पहले से ही जमा करा दिया गया है। सो ये तो कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज ये तो गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है। उसके बाद जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये भी हमारी जो है स्टूडेंट लिक्विड एसेट है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स ये हमारी करंट लायबिलिटीज है और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारी जो है करंट लायबिलिटीज है। आइए स्टूडेंट्स इसको जो है एक करके हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमारी लिक्विड एसेट्स जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसके बीच में ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही केवल हमारी लिक्विड एसेट्स हैं। इन्वेंट्रीज हमारी लिक्विड एसेट्स नहीं होती, दो ये करंट एसेट्स का पार्ट होती है। इसी तरीके से एडवांस टैक्स जो है ये दिस कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली बिकॉज ये गवर्नमेंट के पास पहले ही जमा हो सकता है और गवर्नमेंट से हम ये पैसा वापस नहीं ले सकते हैं। सो आइए जो है इसके अगेंस्ट में हम नंबर प्लॉट कर देते हैं स्टूडेंट्स। लिक्विड एसेट्स का ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे 1 लाख रुपए और हमारे जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 40,000 रुपए। सो 1 लाख जमा 40,000, 1,40,000 हो गए स्टूडेंट्स हमारे लिक्विड एसेट्स। अब हम बात करते हैं हमारी करंट लायबिलिटीज की। सो करंट लायबिलिटीज स्टूडेंट्स हमारी हैं ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। आइए इसको नोट कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखी है ट्रेड पेबल्स जमा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसके बाद जो है इनके अगेंस्ट में नंबर प्लॉट कर देते हैं स्टूडेंट्स। 96,000 है हमारे ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है हमारी 4,000 रुपीज। सो करंट लायबिलिटीज होगी हमारी 1 लाख रुपी। सो आइए स्टूडेंट्स ये नंबर्स जो है हम अपनी इक्वेशन में प्लॉट कर देते हैं और निकाल लेते हैं हमारी क्विक रेशो। क्विक रेशो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स हैं स्टूडेंट्स हमारी 1,40,000 रुपीज और हमारी करंट लायबिलिटीज हैं 1 लाख। सो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो लिक्विड रेशो हमारी स्टूडेंट्स निकल के आ गई 1.4:1। सो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर निकल के आया वो है 1.4:1। सो क्या ये रेशो जो है आइडियल रेशो है? क्या ये रेशो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है? स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि लिक्विड रेशो जो है या क्विक रेशो है उसका आइडियल लेवल होता है 1.5 क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है लिक्विड रेशो या क्विक रेशो निकल के आ रही है 1.4। सो ये आइडियल रेशो से लेस है। सो कंपनी को जो है कुछ मेजर्स लेने चाहिए जिससे क्विक रेशो जो है कंपनी की इंप्रूव हो सके। Question number 3. X Limited has a current ratio 3.5:1 and quick ratio of 2:1. If excess of assets over quick assets represented by inventory is rupees 24,000, calculate current assets and current liabilities. Students, X Limited एक कंपनी है जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उनकी करंट रेशो है 3.5:1 और इस कंपनी की जो क्विक रेशो है वो 2:1 है। फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि करंट एसेट्स क्विक एसेट्स से जो है 24,000 रुपए अधिक हैं और ये जो 24,000 रुपए है ये इन्वेंट्री की वजह से है। हमारे को जो है क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो है नंबर निकालना है। सो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखी है आइए उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास करंट रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में विच इज 3.5:1 और हमारे को जो है साथ के साथ ही क्विक रेशियो दे रखी है विच इज 2:1। करंट रेशियो का स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला पता है विच इज करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जो नंबर दे रखा है 3.5:1 इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारी जो है रेशियो निकल के आई 3.5 डिवाइडेड बाय 1 और हमारी क्विक रेशियो जो है
उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और अगर हमें ये 2:1 दे रखी है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारी जो है करंट लायबिलिटीज जो है हम इनको एज्यूम कर लेते हैं कि ये है एक्स। जब हमने करंट लायबिलिटीज एक्स एज्यूम करी स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए कि अगर ये जो है एक्स है तो हमारी करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी 3.5x। सो करंट एसेट्स विल बी 3.5x। इसी तरीके से अगर हमारी करंट लायबिलिटीज क्विक रेशो में हमने यहां पर x लगाया तो हमारी लिक्विड एसेट्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स 2x। सो क्विक एसेट्स विल बी 2x। फर्दर स्टूडेंट्स हमें जो है ये इंफॉर्मेशन दे रखी है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, आइए जो है उसको भी नोट कर लेते हैं। सो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स हमें दे रखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज, राइट। और इन्वेंट्रीज का नंबर भी दिया हुआ है हमारे को 24,000 रुपीज है। और हमने जो करंट एसेट्स है उसको 3.5x नोट कर लिया और हमने क्विक एसेट्स है उसको नोट कर लिया हमने 2x। कर सकते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, करंट एसेट्स की वैल्यू जो हमने निकाल ली 3.5x और क्विक एसेट्स की जो है वैल्यू निकाल ली 2x और इन्वेंट्रीज का नंबर कितना है 24,000 रुपीज, वो हमने सामने प्लॉट कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.5 में से 2 माइनस किया तो आ गया 1.5x, यहां पर आ गया 24,000 रुपीज। x को सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारा करंट लायबिलिटीज है विच विल बी 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। सो इसकी वैल्यू आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज की 16,000 रुपीज। सो करंट लायबिलिटीज और हमारा जो है करंट एसेट्स में क्या रिलेशनशिप है, वो है 3.5x का, मतलब कि हमारी जो है करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज की 3.5 गुना है। सो आइए जो है इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी करंट एसेट्स में निकल आएगी स्टूडेंट्स। सो करंट एसेट्स विल बी इक्वल टू 16,000 रुपीज इंटू 3.5 which will be equal to 56,000 rupees. Question number 4. The quick ratio of a company is 1.5:1. State giving reasons which of the following transactions will improve, reduce or not change the quick ratio. First, purchase of goods for cash. Second, bills paid at maturity. Third, sale of goods costing rupees 18,000 for rupees 16,000. Cash collected from debtors. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक कंपनी जिसकी क्विक रेशियो है 1.5:1, मतलब जो इसकी क्विक एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज की 1.5 गुना है। और हमारे को जो ये बताना है कि इन 4 ट्रांजेक्शन्स में जो है क्विक रेशियो जो है इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या इसमें जो है कोई चेंज नहीं आएगा। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला स्टूडेंट्स नोट कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में रहे, वो की है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और ये हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है 1.5:1। सो इसका मतलब है लिक्विड एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज की 1.5 गुना है। आइए स्टूडेंट्स एक एक करके जो है इन ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं कि इसका जो है इंपैक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्या होगा और अल्टीमेटली जो है रेशियो के ऊपर क्या होगा। सबसे पहली ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। इसको स्टूडेंट्स सोचिए कि कंपनी क्या कर रही है, माल खरीद रही है, गुड्स खरीद रही है, इन्वेंट्री खरीद रही है और जो है कैश में खरीद रही है। इसका मतलब जो है कंपनी से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है इसका मतलब जो हमारा लिक्विड एसेट्स है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा कम हो रहा है। सो इसका मतलब न्यूमरेटर मेरा डिक्रीज हो गया। सो क्या करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, इस ट्रांजेक्शन से सिर्फ इन्वेंट्रीज और कैश में चेंज आ रहा है। सो करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा, सो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है। सो अगर मेरा न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मेरी रेशियो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल एट मैच्योरिटी। सो इसमें स्टूडेंट्स क्या हुआ, मैंने क्या किया, अपनी बिल्स पेबल जो है वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट होती है। सो मैंने अपने कुछ बिल्स पे कर दिए। सो अगर मैंने बिल्स पे किए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरी करंट लायबिलिटीज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी और क्योंकि मेरा कैश या बैंक से पैसा चला जाएगा सो मेरा जो है लिक्विड एसेट्स भी जो है मेरा कम हो जाएगा। सो मेरा न्यूमरेटर जो कि लिक्विड एसेट है, कैश या बैंक बैलेंस है, वो मेरा डिक्रीज हो गया स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से जो कि बिल्स पेबल है वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट है और वो भी कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी डिक्रीज हो गया। स्टूडेंट्स जब एक रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिक्रीज होते हैं तो हमारी रेशियो जो है वो इंप्रूव हो जाती है। ये स्टूडेंट्स आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 18,000 फॉर रुपीज 16,000 रुपीज। इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स,
हम जो है माल बेच रहे हैं, और माल बेच रहे हैं तो हमारे पास जो है क्या हो रहा है, 16,000 रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं। सो या तो स्टूडेंट्स ये सन्डी डेटर्स में जो है इंक्रीज हो जाएगा, या मेरे कैश इंक्रीज हो जाएंगे, और जो है मेरे लिक्विड एसेट्स जो है वो मेरे इंप्रूव हो जाएंगे। करंट लायबिलिटीज में जो है हमारा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इन्वेंट्री स्टूडेंट्स हमारी जरूर रिड्यूस हो रही है, लेकिन वो लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होती है। सो इसका जो है इन्वेंट्री की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मेरे कैश या डेटर्स बढ़ेंगे तो इससे मेरा लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाएगा, मेरे करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, नो चेंज। जब मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, सो मेरी रेशियो जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। 4 ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स जिसके बीच में कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। इस ट्रांजेक्शन को स्टूडेंट्स थोड़ा सोचिए, इसमें क्या हो रहा है कि कैश कंपनी के पास आ रहा है और डेटर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। सो दोनों ही लिक्विड एसेट्स का पार्ट है। सो लिक्विड एसेट्स में जो है एक जो है कैश ऐड हो रहा है और डेटर जो है माइनस हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। सो इसका क्या मतलब है, लिक्विड एसेट्स में कोई चेंज नहीं है और करंट लायबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं है। सो इसका मतलब जो है हमारी रेशो में भी कोई चेंज नहीं होगा। सो न्यूमरेटर जो है मेरा, जो कि लिक्विड एसेट है, इसके बीच में कोई चेंज नहीं है। करंट लायबिलिटीज में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम रेशो के ऊपर इफेक्ट देखें तो रेशो के ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.